प्रतिज्ञा क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज है पॉलिटी का मॉक टेस्ट 3। अभी तक संसद का 2 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, तीसरा मॉक टेस्ट आपके समक्ष रख रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के संसद का पोर्शन जरूर देखें, वहां पर सारा संसद के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। एक बार जरूर जाकर देखें। उसके बाद MCQ देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नजर नहीं आएगी कि उसी का ही पूरा बेस से ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन निकाला जाता है। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है। अगर सब्जेक्टिव पर पकड़ बन गया तो ऑब्जेक्टिव फिर मायने नहीं रखता है। पर अगर ऑब्जेक्टिव पर ही केवल फोकस करके रहेंगे तो सिर्फ याद करने से नहीं, वो भूल भी सकते हैं। पर सब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक बार थॉरोली अगर पढ़े हुए हैं तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। चूंकि सब्जेक्टिव अगर जिस पर कमांड हो जाता है वो उसके ऑब्जेक्टिव कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर सर्च करके संसद का जरूर देखें। वहां पर कि विस्तार पूर्वक बताया हुआ सब लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक, समितियां के बारे में बताया जा चुका है। एक बार जरूर जाकर के एक बार सर्च करेंगे। तो आज मॉक टेस्ट 3 का क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहे हैं। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। आपको विधेयक जब पढ़ा रहे थे तो विधेयक जब कोई विषय संसद में प्रस्तुत करते हैं, जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे बिल कहते हैं। जब उस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति की मान्यता मतलब की सहमति प्राप्त हो जाती है, पास हो जाता है, तो वही विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। आपको बताया गया था 3 प्रकार के विधेयक समानता पेश किए थे, सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में पहले पेश नहीं होता। पहले कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। इसको पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। जब राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात लोकसभा में पेश करेंगे तब इसको घोषणा करेंगे कौन कि धन विधेयक है, यह करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। जब लोकसभा के घोषणा कर देंगे कि जो पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है, तब उस वैसा ही रूप में राज्यसभा में पेश करते हैं। तो राज्यसभा के मामले में धन विधेयक को 14 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता है? पास करके भेजना पड़ता है। उसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है रोकने का या वापस लौटाने का, कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर वह कोई सलाह देना चाहें तो सलाह दे सकते हैं, परंतु उसका मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है कि उसके राज्यसभा की सलाह को माने या ना माने। परंतु आप रोक नहीं सकते हैं। 14वें दिन के बाद 15वें दिन स्वतः क्या हो जाता है? वह विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। 15वें दिन खुद स्वतः पारित हो जाएगा। इसमें आपको बताया गया था पूरा प्ले लिस्ट में एक बार जरूर देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग में नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि ये तो राज्यसभा स्वतः पारित होना ही है। इसीलिए इसमें कोई विरोध भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सामान्य विधेयक में संयुक्त विधेयक मतलब बुलाते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। और जब लोकसभा राज्यसभा जब पास करके जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को भी इस पे वीटो पावर लगाने का अधिकार नहीं है। उनको भी हर हालत में उनको भी क्या करना पड़ता है? पास करना ही पड़ता है। अब धन विधेयक में विषय कैसे कैसे आते हैं? तो विषय क्या क्या आएंगे? कर आरोपण का, टैक्स का आरोपण का, संचित निधि में से पैसे निकालने, देने, जमा करने, ये सब विषय किस में रखे जाते हैं? धन विधेयक में रखे जाते हैं। तो धन विधेयक का अनुच्छेद 110 था। धन विधेयक का अनुच्छेद कितना? 110। तो यहां पर इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, अनुच्छेद 110। अगला है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न से कौन देता है? अभी तुरंत बताया गया कि जैसा ही राष्ट्रपति अनुमति देते हैं लोकसभा में पेश होता है, इसको मान्यता देता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक को क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री,
प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है कि लोकसभा द्वारा पारित धान विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। अभी आपको तुरंत बताए कि राज्यसभा किसी भी राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन ही रख सकता है। 14 दिन के उपरांत स्वतः क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो उसके पास रखने का जो सीमा है, समय सीमा मात्र 14 दिन ही है। 14वें दिन के बाद स्वतः क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो ये ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, 14 दिन। अगला है कि गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन और चर्चा से गुजरना पड़ता है? 3। पहला में क्या होगा कि विधेयक पेश होगा, दूसरा में उस पर चर्चा होगा और तीसरा में क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अगर किसी में त्रुटि वगैरह है तो फिर वो भेजा जाता है स्टैंडिंग कमेटी को, वो भेजा जाता है। पर 3 चर्चा होती है, पेश होना, चर्चा होना, फिर पास होना। इसका कितना होगा, 2, 3, 4, 1। तो 54 का बी नंबर 3। अगला है वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा विधेयक द्वारा करती है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, अध्यादेश और इनमें से कोई नहीं। एक साल में कितना रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इसके लिए संसद में एक विधेयक मतलब विधेयक रखा जाता है और उसे कहते हैं वित्त विधेयक कहते हैं कि कितना संग्रह हुआ। तो इसका वित्त विधेयक कितना है, वित्त विधेयक बी नंबर विधेयक। अगला है संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित होते हैं। ये भी बताया, सारा कुछ बताया हुआ है। एक बार जरूर आप जग देखें कि अगर संसद के मेंबर लोकसभा या राज्यसभा के हों, कहीं के भी हों, अगर वह अध्यक्ष सभापति को बिना सूचना दिए हुए 2 महीने या 60 दिन क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है अध्यक्ष सभापति के द्वारा। परंतु कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित सदस्य से एब्सेंट होने का कारण पूछा जाता है। अगर कारण जिन्यून होता है, सही होता है कि ठीक है इसमें आप एब्सेंट रह सकते हैं, रहा जा सकता है, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु अगर कोई कारण नहीं होगा, वजह होगा, तो आप पर क्या हो जाएगी, कार्रवाई किया जाएगा। तो ये हमेशा 2 महीने या 60 दिन, कभी कभी महीने में ऑप्शन रहता है, कभी कभी दिन में ऑप्शन रहता है। यह सारा कुछ बताया जा चुका है, एक बार जरूर जाकर देखें। 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक और डी 365 दिन तक। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 60 दिन तक या 2 महीने भी कह सकते हैं। अगला है वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा राज्यसभा में बोल सकता है, वह है कौन? तो राज्यसभा में वोट दे रहा है मतलब वो राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा का वोट दे रहा है तो राज्यसभा का मेंबर है। लोकसभा का मेंबर तो लोकसभा का मेंबर है। परंतु कौन दे सकता है? मेंबर नहीं दे सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा के तो राज्यसभा में ही देंगे, लोकसभा का तो लोकसभा में ही देंगे। परंतु अगर राज्यसभा के मेंबर को मंत्री बना दिया जाता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग जब देने की बारी आएगी तो वह राज्यसभा में ही वोटिंग करेंगे, क्योंकि वह राज्यसभा के ही मेंबर है। तो जो जहां का मेंबर रहेगा वही वोट देगा, मत देगा। परंतु जब मंत्री मेंबर है तो आपको देना ही पड़ेगा अपने अपने सदन में। परंतु जब आप
मंत्री बन जाएंगे तो चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग करना होगा तो जहां के मेंबर हैं वहीं का दिन करना होगा। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ये तो वहीं के मेंबर होते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता, जो सदन का नेता राज्यसभा से मनोनीत सदस्य, और वे मंत्री जो राज्यसभा के मेंबर हैं। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। वे सदस्य जो क्या है, मंत्री हैं, कहां से, राज्यसभा से हैं। उनको चर्चा करने का लोकसभा दोनों का अधिकार दोनों जगह है, परंतु वोटिंग कहां करेंगे, जहां के मेंबर हैं वहीं करेंगे। अगला है, लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गण पूर्ति या कोरम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बराबर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गण पूर्ति या कोरम कितनी होती है। तो गण पूर्ति मतलब गणना क्या करना, पूरा करना, जितना गिनने के बाद जब तक उतने मेंबर उपस्थित नहीं होंगे सदन की कार्यवाही चालू नहीं होगी। जैसे कि मेंबर उतने नहीं आ जाते हैं, सदन की कार्यवाही चालू नहीं होगी। तो गण पूर्ति या कोरम के लिए कुल मेंबर का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। सपोज दैट, मान लेते हैं किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर उस क्लास का गणपूर्ति या कोरम का रखा जाए कि बिना गणपूर्ति या कोरम को पूरा किए हुए हम क्लास को नहीं चालू करेंगे, तो उस क्लास का स्ट्रेंथ है 50, तो 50 का 1/10 हुआ 5। जब तक 5 बच्चे नहीं आएंगे क्लास चालू नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं गणपूर्ति। तो लोकसभा में भी गणपूर्ति के लिए 545 ऐसे मेंबर अभी है वर्तमान में, और 245 है राज्यसभा में। इसका 54.5 मतलब 55 मेंबर लोकसभा से और 25 मेंबर कहां से, राज्यसभा से। आपको गणपूर्ति के लिए उपस्थित होना अति अनिवार्य है, नहीं तो फिर सदन की बैठक चालू नहीं होगा। तो इसको याद रखेंगे कि गणपूर्ति या कोरम के लिए कुल मेंबर का 1/10 भाग क्या होना चाहिए, उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर सत्र का संचालन नहीं होता है। सी नंबर 1/10 भाग। और लोकसभा के लिए गणपूर्ति के लिए चाहिए 55 मेंबर और राज्यसभा के लिए चाहिए 25 मेंबर। अगला है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है। संविधान में संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की दूरी 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी ही है 6 महीना पर। परंतु अभी वर्तमान में वैसे 3 बैठक ऋतु के अनुसार बुलाया जाता है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और मानसून काल, और कभी कभी विशेष बैठकें भी बुलाई जाती हैं, पर वैसे सामान्यतः 3 बैठकें भी बुलाई जा रही है। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आया है अधिकतम अंतराल कितने, अधिकतम 6 महीने। तो ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 8 माह और 9 माह। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 6 माह। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में 17 अवसान से क्या आशय है। संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनिक कार्यवाही का अंत, इनमें से कोई नहीं। 17 अवसान को ही अगर विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो 17 अवसान का मतलब होता है सत्र जोड़ अवसान। अवसान मतलब बंद, सत्र का बंद होना ही क्या कहलाता है, 17 अवसान कहलाता है। जब संसद का सत्र का समापन होता है तो उसे 17 अवसान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, संसद के सत्र का अंत। ए नंबर होगा संसद के सत्र का अंत। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि विधेयक में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर किसी भी प्रकार का किसी पर विवाद होता है
तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। यह सिर्फ आपका समान विधेयक में जनरल विधेयक में बिल में बुलाया जाता है, धन विधेयक में नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, खाली जनरल में बुलाया जाता है, सामान्य बुलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा उसको पास नहीं किया, तब राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए एक जगह, एक हॉल में क्या बुलाया जाता है, राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे, उसको ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे। ज्वाइंट मीटिंग में फिर क्या किया जाता है, उसका गतिरोध को दूर किया जाता है। यह आपको सारा प्ले लिस्ट में पूरा विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। जरूर से जरूर आप लोग एक बार जरूर टच करें, जरूर देखें वहां पर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यह भी बोले कि बुलाता है राष्ट्रपति, परंतु उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बराबर आता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पर भारत राष्ट्रपति भी ऑप्शन में है, परंतु उसे बुलाते हैं, अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ से ऑप्शन होगा सी नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष। कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन, प्रत्येक वर्ष के प्रथम वर्ष का संबोधन और संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन और संसद को कभी संबोधित नहीं करना। तो राष्ट्रपति दो स्थिति में सत्र का संबोधन करते हैं। जब पहला करते हैं जब आम चुनाव होता है, तब आम चुनाव के बाद पहली बैठक को करते हैं संबोधन। और दूसरा करते हैं कब, दूसरा करते हैं जब सत्र का स्टार्टिंग होता है, जब शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मानसूनकालीन का शुरुआत होता है, तो राष्ट्रपति उसमें सत्र का संबोधन करते हैं। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर और सी नंबर, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों होगा। अगला है संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें कितने सदस्य होने चाहिए। अगर संसद में विपक्षी की भूमिका, विपक्ष पार्टी का भूमिका लेना है या विपक्ष बनना है, विपक्ष के मान्यता लेना है, तो कुल मेंबर का 1/10 क्या होना चाहिए, उतना मेंबर होना चाहिए। मतलब अभी आपको बताया गणपूर्ति में कि लोकसभा में 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर जरूरी है। तो विपक्ष की मान्यता लेने के लिए आपका लोकसभा में 55 मेंबर होने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, विपक्षी दल की क्या होगी, मान्यता प्राप्त होगी। और राज्यसभा में 25। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 1/6 और कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो ऑप्शन होगा डी नंबर, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश सदन को भेजे और ए एवं बी दोनों, डी। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। कोई भी भारतीय संसद कुछ परिस्थिति में ही क्या कर सकते हैं, राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। पहला तो है क्या, जब देश में आपातकाल लागू हो, और दूसरा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें, अपने लिए कानून बनाने का क्या करें, मांगे, समर्थन मांगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 250 के तहत
आपातकाल के 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा संसद द्वारा कानून बनाने के डिमांड करने पर 253 अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्यों में लागू करना है तब, और 356 जब राष्ट्रपति शासन क्या होगा उस राज्य में लगेगा तब। तो इन सारी परिस्थितियों में संसद राज्यों के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। परंतु तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 352 और दूसरा है देश के 2 या 2 अधिराज्यों के विधानसभा इसका क्या विधानसभा इसका अनुरोध करें, तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, ए एवं बी, ए और बी दोनों। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के लिए क्या करे, 1 वर्ष के लिए कानून का निर्माण करे। अगर उस कानून को 1 वर्ष से ज्यादा समय तक लागू करना हो तो पुनः राज्यसभा को 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा, उसको पुनः कानून का निर्माण करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा क्या करती है, राज्यों के लिए कानून का निर्माण करती है। तो यहाँ ऑप्शन होगा डी नंबर, अनुच्छेद 249 के तहत यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ भेजा जाएगा। कोई भी राज्य सूची के कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जाता है सबसे पहले, उसके बाद कहाँ पर भेजा जाएगा, राज्यसभा में। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संबंधित राज्यों के विधानमंडल, लोकसभा राज्यसभा दोनों, राज्यसभा लोकसभा। तो कोई भी अगर संसद राज्य सूची के कानून का अगर बनाने का प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसके प्रस्ताव को राज्यसभा में भेजा जाता है। सी नंबर कि भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है 0 आवर, प्रश्नकाल के पहले का समय, अधिवेशन का प्रथम घंटा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति। शून्यकाल वैसे कोई संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है या एक मीडिया के द्वारा नोट किया गया है शून्यकाल, जिसको 0 आवर भी कहते हैं। देखिए संसद का खुलने का प्रारंभ होने का समय 11 बजे होता है, 11 बजे से 6 बजे तक सामान्यतः यही टाइम में चलता है, 11 से 6 बजे तक। वैसे विशेष परिस्थिति में 6 बजे के बाद भी क्या होता है, अपना कोई विशेष परिस्थिति में कोई चलता रहता है, परंतु सामान्यतः 11 बजे से 6 बजे तक चलता है शाम तक। 11 से 12 जब भी प्रारंभ होता है संसद तो सबसे पहले प्रश्नकाल चालू होता है। प्रश्नकाल में लिखित प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। जब लिखित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 11 से 12 1 घंटे, 12 से 1 के समय वो 10 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी, मतलब हार्डली एक घंटा, 12 से 1 बजे के बीच के समय को ही शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल के दौरान लिखित चर्चा नहीं होती है, मौखिक चर्चा होती है। मौखिक तुरंत भर में किसी भी विषय पर, अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है शून्यकाल में। इसके लिए किसी को भी नोटिस देने की जरूरत पहले से नहीं है। शून्यकाल में, जिसको लीजर टाइम भी कह सकते हैं, इसमें 12 से 1 शून्यकाल में क्या होता है कि आप बिना विलंब किए हुए किसी भी अति महत्वपूर्ण विषय पर क्या हो, चर्चा प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए लिखित कहीं पर कोई देने की आवश्यकता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, शून्यकाल कहा जाता है। इसमें प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, जो 12 से 1 को बोलते हैं, इसको शून्यकाल या 0 आवर। इसमें मौखिक चर्चा होती है अति महत्वपूर्ण विषय पर। अगला है, निम्न में से कौन सी कार्यवाही
विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है। ऑप्शन है प्रश्नकाल, शून्यकाल, शपथ, धन्यवाद प्रस्ताव। इसमें शून्यकाल का संविधान में जिक्र नहीं है। अभी तुरंत बताया कि यह मीडिया का देन है शून्यकाल। शून्यकाल जो शब्द है ये मीडिया के द्वारा दिया गया है और बाकी सब संवैधानिक वर्ड है। केवल एक शून्यकाल जो है तो संविधान के दायरे में नहीं था। इसको मीडिया के द्वारा क्या किया गया है, लिखा दिया गया है। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन कौन सही है। तो पहला है कि अविश्वास प्रस्ताव वैसा प्रस्ताव जो किसी सरकार पर लागू मतलब कि रखा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव तब रखा जाता है जब विपक्षी को ऐसा अनुमान है कि सत्ता पक्ष पर ऐसा कि सत्ता पक्ष को बहुमत प्राप्त नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सही है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। सदन के 100 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, नहीं 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए और इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 3 सही है, 1, 2, 4 सही है। अविश्वास प्रस्ताव को अभी संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। और इसमें है एक अविश्वास प्रस्ताव दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 माह का गैप होना चाहिए। और अगला क्या है कि इसे लोकसभा में लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। यहां पर एक तो बी नंबर ऑप्शन है, इसके बारे में सी नंबर है कि सदन के 100 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव में 100 मेंबर का नहीं, कम से कम 50 मेंबर का क्या होना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। तो ये तो गलत है, सी नंबर। तो 1, 2, 4 क्या होगा, सही होगा इसका। अगला है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो एक अविश्वास प्रस्ताव से दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच की दूरी 6 माह से होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 6 महीने। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट 3 का क्वेश्चन संसद का। अगर आप लोग एक बार प्ले लिस्ट को शुरुआत से एक से पूरा देखेंगे, सारी बातें बताई हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इस प्लेटफॉर्म के लिए में अगर नए जुड़े हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।